चाहे निर्मल का सामना किसी से भी हो, उसे अंततः अत्यधिक दबाव का सामना करना पड़ेगा। अपनी तीव्र गति के अलावा उनमें अथाह शक्ति भी थी। आदर्श की गति स्पष्ट रूप से निर्मल की गति के बराबर नहीं थी। इससे वैभव दिव्य नगर के कई योद्धा चिंतित हो गए। इस समय आदर्श ने अपनी दोनों आंखें बंद कर लीं। अगर कोई व्यक्ति 1 सेकंड के 10वें हिस्से से भी तेज गति से चल रहा हो तो उसकी आंखों में पीछे छूटे हुए व्यक्ति का प्रतिबिंब दिखाई देता है। चूंकि निर्मल की गति बहुत तेज थी, इसलिए उसकी तेज गति के कारण केवल कुछ ही प्रतिबिंब दिखाई देते थे। परिणाम स्वरूप निर्मल की स्थिति का पता लगाना बहुत मुश्किल था। आदर्श ने बैंगनी क्रिस्टल की ऊर्जा दृष्टि खोली। ऊर्जा दृष्टि के भीतर सभी दृश्य गायब हो गए। केवल एक ऊर्जा किरण बची जो तेज गति से चल रही थी। ऊर्जा दृष्टि सबसे मौलिक ऊर्जा प्रवाह को देख सकती थी तथा पीछे कोई छवि नहीं छोड़ती थी। अपनी ऊर्जा दृष्टि से आदर्श निर्मल के स्थान को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम था। आदर्श ने अपनी आंखें बंद कर लीं। क्या वो केवल अपनी धारणा पर भरोसा कर रहा है? आदर्श को अपनी आंखें बंद करते देख लोग घबरा गए। बैंगनी रक्त क्षेत्र और युवान आधार क्षेत्र के योद्धाओं की युवान क्यूई धारणा अपेक्षाकृत कमजोर थी, इसलिए ये उनकी अपनी आंखों से देखने से भी कमतर थी। इस क्षण में लोगों को ध्यान से सोचने का समय नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने एक बैंगनी किरण को चमकते हुए देखा। ब्लैक लाइट तलवार के प्रक्षेप पथ ने हवा में ऊर्जा की लहर छोड़ दी। आदर्श को ऐसा लगा जैसे वो किसी झील पर खड़ा हो। निर्मल की तलवार तैरती हुई मछली की तरह थी और तैरते हुए उसने झील के पानी को हिला दिया, जिससे लहरें उठीं जो आदर्श के दिल तक पहुंच गईं। इसी समय आदर्श ने अपनी चाल चली। कृपाण और तलवार के साथ कृपाण और तलवार का संयोजन। आदर्श ने शुद्धयांग तलवार महल की तलवार की मंशा का इस्तेमाल नहीं किया। तलवार और कृपाण की इस विरासत से कृपाण मकबरे और तलवार मकबरे में प्रवेश करने के बाद उसने तलवार और कृपाण दोनों के इरादों की गहरी समझ हासिल कर ली थी। यद्यपि कृपाण और तलवार की कब्रें शुद्ध यांग तलवार महल से बहुत नीच थीं, फिर भी वे कई वैभव दिव्य साम्राज्य के संतों के दायरे से कहीं आगे निकल गईं। काचा आदर्श की तलवार और कृपाण ब्लैक लाइट तलवार से भिड़ गए। ऊर्जा के टकराव से एक भयंकर विस्फोट हुआ और बैंगनी रोशनी पूरे क्षेत्र में फैल गई, मानो हवा में कई बैंगनी सांप नाच रहे हों। और बैंगनी रंग की इस उमड़ती लहर के भीतर शुद्ध यांग ऊर्जा भी जल रही थी। आदर्श की कृपाण और तलवार क्यों सूर्य की तरह जल रही थी। उसने निर्मल के हमले को सीधे रोक दिया था। निर्मल की आक्रमण गति तेज थी, आदर्श से काफी तेज, लेकिन आदर्श की तलवार और कृपाण की चाल में ऐसी खूबियां थीं जो निर्मल में नहीं थीं। वे स्थिर थीं, क्योंकि आदर्श का रौबदार रुख किसी विशाल पर्वत जैसा था। उसकी ऊर्जा सागर की गर्जना जैसी थी। पलक झपकते ही निर्मल और आदर्श के बीच सैकड़ों वार हो गए। इस अवधि के दौरान निर्मल द्वारा किए गए हमलों की संख्या आदर्श के हमलों से कम दोगुनी थी, क्योंकि उनकी गति में एक स्तर का अंतर था। यदि ये कोई अन्य व्यक्ति होता, कोई प्रतिद्वंद्वी जिसकी गति निर्मल से कम होती, तो वो व्यक्ति निर्मल के तेज हमलों से पराजित हो जाता। इस बार मामला आदर्श के खिलाफ था, इसलिए स्थिति पूरी तरह से अलग थी। यद्यपि निर्मल की आक्रमण गति तेज थी, फिर भी वो आदर्श की सुरक्षा को भेदने में सक्षम नहीं था। वो तलवार और कृपाण अजगर और बाघ जैसे थे। उन्होंने आदर्श के शरीर की पूरी तरह से रक्षा की। उन्हें भेदना नामुमकिन था। निर्मल 2 बार हमला करता, लेकिन आदर्श एक ही चाल से उन दोनों को रोक देता। मुक्कों का आदान प्रदान और तेज होता गया। लोग मंच के बीचों बीच अनगिनत दृश्य ही देख पा रहे थे, मानो कोई तूफान सा आ गया हो। निर्मल की गति साफ दिखाई दे रही थी, और हालांकि आदर्श की गति थोड़ी धीमी थी, लेकिन वो सिर्फ निर्मल के सापेक्ष ही थी। दूसरों के लिए ये गति अभी भी अप्राप्य थी। तलवारें चमक रही हैं, कृपाण चमक रही हैं। शुद्ध यांग ऊर्जा, बिजली ऊर्जा। अनियंत्रित ऊर्जा के कारण दिव्य वन्य क्षेत्र के बैंगनी टंगस्टन टाइले पर निशान दिखाई देने लगे। ये बहुत भयानक है। क्या ये मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य और वैभव दिव्य साम्राज्य के नंबर 1 लोगों का युद्ध स्थल है? दर्शकों में काफी संख्या में लोग 10 दक्षिणी देशों या अन्य छोटे गुटों से आए थे। उनका टूर्नामेंट मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य और वैभव दिव्य साम्राज्य से अलग था। आदर्श को निर्मल के साथ मारपीट करते देख, चाहे 10 दक्षिणी देश और गुट इसे स्वीकार न करना चाहते हों, उनमें निश्चित रूप से कोई गुस्सा नहीं बचा था। ये रफ्तार, ये ताकत। हमारे देश का नंबर 1 इंसान भले ही बहुत जबरदस्त हो, लेकिन उनके मुकाबले तो वो शायद कुछ ही सेकंड में हार जाएगा। हमारा देश भी लगभग ऐसा ही है। हमेशा कोई न कोई हमसे ज्यादा ताकतवर होता है। छोटे देशों के कुछ योद्धाओं ने लार निगलते हुए कहा। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि युवा पीढ़ी के लिए इतने ऊंचे स्तर पर लड़ना संभव होगा, देखना तो दूर की बात है। तभी पेंग की आवाज गूंजी और युवान क्यूई फट गई, जिससे एक शॉक वेव फैल गई। आदर्श और निर्मल एक दूसरे से अलग हो गए। इससे पहले हुई मारपीट तूफान जैसी थी। पता नहीं कितने वार हुए होंगे। आदर्श और निर्मल लगभग 200 फीट की दूरी पर खड़े थे। युवान क्यू का अवशेष अभी भी उनके बीच मौजूद था। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि मेरी गति आपकी गति से अधिक होने के बावजूद मैं अभी भी गति के आधार पर आपको नहीं हरा सकता। निर्मल की आवाज गंभीर थी। इससे पहले वो हमेशा अपनी गति के बल पर ही जीतता था,
लेकिन आज आदर्श के सामने उसे अपना नजरिया बदलना पड़ा। कोई भी व्यक्ति अभी भी तीव्र गति से आगे बढ़ सकता है। पहले उनके सामने जितने भी प्रतिद्वंद्वी थे वे सभी कमजोर थे। अब एक विशेषज्ञ के सामने ऐसी अप्रत्याशित परिस्थितियां घटित हो सकती हैं। आदर्श ने कहा, जब आप गति के प्रति आसक्त होते हैं तो आपकी आक्रमण शक्ति स्वाभाविक रूप से कमजोर हो जाती है। तुम सही हो। तुम्हारे साथ लड़ने से मुझे निराशा नहीं हुई। तुम्हें और मुझे परिपक्व होने के लिए संघर्ष करना होगा और ज्यादा विशेषज्ञों का सामना करके ही हम सीख पाएंगे। तभी हम जिंदगी और मौत की लड़ाई में अप्रत्याशित परिस्थितियों का सामना करते हुए घबराएंगे नहीं। निर्मल ने अपनी तलवार बैंगनी टंगस्टन टाइलों में घोंपते हुए कहा। जेड जेड जेड। बिजली के करंट की आवाज के साथ आदर्श को टाइल से करंट महसूस हुआ। इससे वो सुन्न हो गया। आदर्श ने हमले का सामना करने के लिए तुरंत अपनी शुद्ध यांग क्यू को प्रसारित किया। ओ, निर्मल ने बैंगनी टंगस्टन टाइलों में बिजली प्रवाहित की और जमीन का इस्तेमाल करके आदर्श पर हमला किया। कई लोग दंग रह गए। जमीन आदर्श के खिलाफ लग रही थी, लेकिन जल्द ही वे चुप हो गए। उन्होंने देखा कि दिव्य वन्य क्षेत्र मंच के ऊपर एक बैंगनी प्रकाश का पर्दा प्रकट हो गया था। एक विशाल कटोरे की तरह उसने दिव्य वन्य क्षेत्र मंच को अपने घेरे में ले लिया था। यह बहुत से लोग भ्रमित थे। यह एक बल क्षेत्र है। भीड़ में से मानव प्रभु स्तर के एक व्यक्ति ने चिंतित होकर कहा, बल क्षेत्रों को एक क्षेत्र भी कहा जाता है। बहुत कम लोग ही कुछ नियमों के साथ ऐसा अलौकिक जुड़ाव रख पाते हैं। तभी वे ऐसी अंतर्दृष्टि प्राप्त कर पाते हैं। अप्रत्याशित रूप से काले वस्त्र पहने इस युवक के पास इतनी कम उम्र में अपना बल क्षेत्र हो सकता है। साधना के उच्च स्तर पर पहुंचकर कोई भी व्यक्ति नियमों को सीख सकता था। अंतर केवल इतना था कि व्यक्ति की नियमों की समझ का स्तर अलग अलग होता था। हालांकि बल क्षेत्र अलग थे। बल क्षेत्र अत्यंत गहन थे। प्रतिभाशाली लोगों के बीच भी गैर प्रतिभाशाली लोग ऐसी अंतर्दृष्टि प्राप्त नहीं कर पाते। यदि किसी व्यक्ति का नियमों के साथ जुड़ाव अपर्याप्त होता तो वो जीवन भर बल क्षेत्रों की समझ हासिल नहीं कर पाता, और नियमों के साथ ये जुड़ाव जन्मजात होता है। इसके बाद की कड़ी मेहनत के परिणाम बेहद सीमित होते। युवान के मूल क्षेत्र के योद्धा, सर्वोच्च मानव स्वामी या यहां तक कि ऋषि भी नाम मात्र बल क्षेत्रों की समझ हासिल करने में असफल हो सकते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि ऋषि अन्य क्षेत्रों में शक्तिशाली हो सकते थे, फिर भी जरूरी नहीं कि वे कुछ नियमों के साथ उच्च जुड़ाव रखते हों। उदाहरण के लिए एल्डर शमशेर ने तलवारों पर ध्यान केंद्रित किया और तलवारबाजी में बेजोड़ थे। नियमों के लिए एल्डर शमशेर ने वैभव दिव्य पवित्र तकनीक की साधना की, और यद्यपि वो बहुत ऊंचे क्षेत्र में पहुंच गया था, फिर भी उसमें शुद्ध यांग ऊर्जा के साथ आत्मीयता की कमी थी। इसलिए आज तक वो अपना स्वयं का शुद्ध यांग बल क्षेत्र बनाने में असमर्थ था। जब निर्मल ने अपने बिजली बल क्षेत्र का प्रयोग किया तो दर्शकों की तो बात ही छोड़िए, एल्डर स्टैंड में बैठे एल्डर्स भी चौंक गए। काले वस्त्र पहने ये युवक निस्संदेह बिजली का प्रिय था। वह बिजली का स्वाभाविक पुत्र था। बिजली के नियमों के प्रति उनकी समझ और लगाव चौंकाने वाला था। बिजली के बल क्षेत्र में फंस जाने के कारण आदर्श को अपनी त्वचा से होकर करंट गुजरता हुआ महसूस हुआ, जिससे उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। चूंकि मैं तुम्हें केवल गति से नहीं हरा सकता, इसलिए मुझे सीधे तुमसे लड़ने दो। निर्मल का शरीर बैंगनी बिजली से अकड़कर ढक गया। उसके कपड़े और बाल बैंगनी बिजली के साथ हिल रहे थे। अपनी गति को एक तरफ रखकर निर्मल की ऊर्जा बढ़ गई। इस समय वो मानो किसी देवता की तरह था जो गरज और बिजली को नियंत्रित करता था। गर्जन। ऐसा लग रहा था जैसे निर्मल के शरीर से कोई भीमकाय प्राणी दहाड़ रहा हो। जैसे ही वो आगे बढ़ा, ये पहली बार था जब वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। काली रोशनी वाली तलवार, जिसने बिजली के बल क्षेत्र में दिव्य बिजली को इकट्ठा किया था, आदर्श की ओर वार करते हुए एक तेज तेज आवाज निकाल रही थी। बैंगनी बिजली हवा में इकट्ठा होकर चरम सीमा पर पहुंच गई और काले रंग में बदल गई। ये काली बिजली अंततः एक बिजली के जानवर के आकार में संगठित हो गई जो दसियों फीट लंबा था। ये बिजली जैसा जानवर बिल्कुल असली जैसा लग रहा था और इसकी शक्ल काले बाघ जैसी थी। ये आदर्श पर टूट पड़ा। बिजली मार। जब काली बिजली वाला जानवर आदर्श की ओर उड़ा तो उसके नीचे दबा बैंगनी टंगस्टन पिघलकर धातु में बदल गया। इस प्रकार की शक्ति ने दर्शकों की सांसें रोक दी। काली बिजली वाले जानवर को अपने ऊपर हमला करते देख आदर्श का शरीर दीप्तिमान सूर्य क्यूई से भर गया और उसके पीछे तांग घाटी की एक प्रेत छवि प्रकट हुई। आदर्श जानता था कि निर्मल का यह आक्रमण असाधारण था। उनकी साधना के स्तर में अंतर के कारण उसके लिए केवल वैभव दिव्य पवित्र तकनीक से इसका सामना करना असंभव था। ओह! आदर्श के शरीर के भीतर शुद्ध यांग आत्मा की ऊर्जा उमड़ पड़ी जब उसने बैंगनी क्रिस्टल को चरम सीमा तक धकेला। शुद्ध यांग आत्मा ने आसपास की शुद्ध यांग ऊर्जा को तेजी से अवशोषित कर लिया। शुद्ध यांग आत्मा, जो पहले शांत रूप से जल रही थी, एक धधकते हुए सूर्य में परिवर्तित हो गई। शुद्ध यांग आत्मा बैंगनी क्रिस्टल से लगभग बाहर निकल आई। उसकी प्रज्वलित करने वाली शक्ति ज्वार की लहर की तरह थी, जिसने आदर्श के अंगों को भर दिया। आदर्श को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर जल रहा हो।
कृपाण सत्य के 32 शब्द कृपाण के साथ एक। आदर्श ने अपनी कृपाण पर वार किया। उसका शरीर और सोनिक डेथ ब्लेड एक हो गए और उल्का पिंड की तरह बाहर निकल आए। धमाका। इस तीव्र प्रभाव के परिणाम स्वरूप एक ऐसा झटका आया जिसने बैंगनी टंगस्टन को तेज तलवारों की तरह काट दिया। सावधान। दिव्य वन्य अवस्था के सबसे निकट के योद्धाओं को तलवार और कृपाण की भयानक क्यूई का स्पष्ट एहसास हो रहा था। सुरक्षा कवच के अलग होने के बावजूद उन्हें अभी भी भारी दबाव का एहसास हो रहा था। पहली सीधी टक्कर के कारण आदर्श का शरीर कांप उठा और उसका हाथ सुन्न हो गया। उसने महसूस किया कि बिजली उसके शरीर में प्रवेश कर रही है और उसकी मेरिडियन से होकर तेजी से बह रही है। निर्मल की बिजली में शक्ति का ऐसा अंतहीन प्रवाह था जिसे शुद्ध यांग ऊर्जा भी आसानी से नष्ट नहीं कर सकती थी। इसी तरह निर्मल को भी कोई राहत नहीं मिली। आदर्श की कृपाण क्यू बहुत तेज थी। इसके अलावा शुद्ध यांग तलवार महल की तलवार की नीयत को समझने के बाद आदर्श की युआन क्यू में एक अमर गुण का एक और अंश जुड़ गया था। ये अमर शक्ति तब भी प्रकट होती थी जब आदर्श शुद्ध यांग तलवार महल की तलवार की नीयत का जानबूझकर इस्तेमाल नहीं करता था। इस प्रकार आदर्श की शुद्ध यांग ऊर्जा एक कभी न बुझने वाली ज्वाला की तरह थी जो निर्मल के शरीर में जल रही थी। ये इतनी अविनाशी थी कि निर्मल के पूरे शरीर को दर्द महसूस हो रहा था। दोनों एक दूसरे से 100 फुट से भी ज्यादा दूर चले गए। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे, मानो उनका खून उबल रहा हो। आदर्श का पीला चेहरा और गहरी भौहें देखकर सौम्य वर्षा, विशांत और कंपनी को उसकी चिंता होने लगी। निर्मल बहुत ताकतवर थी। आदर्श ने अब तक जो ताकत दिखाई थी उससे उसके लिए ये लड़ाई जीतना पहले से ही बहुत मुश्किल था। अगर वो जीत भी जाता तो ये एक पायरिक जीत होती। मारपीट के कारण दोनों को गंभीर आंतरिक चोटें आईं। निर्मल का घायल होना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन आदर्श के घायल होने से स्थिति और खराब हो गई। आखिरकार निर्मल के बाद अभी भी 10 और मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य योद्धा बचे थे। ये लोग निर्मल और अरण्य से भले ही कमतर थे, लेकिन वे भी ताकतवर थे। तुलनात्मक रूप से यश, जिसे आदर्श ने एक ही तलवार के वार में हरा दिया था, समूह में औसत ही था। आदर्श ने यश को संभालने में बहुत अधिक युआन क्यूई खर्च की थी, भले ही ऐसा प्रतीत होता था कि यह आसान था। यदि वो निर्मल से लड़ने के बाद इन लोगों के खिलाफ लड़ता तो उसके पास कितनी युआन क्यूई बचती? उस समय यह असंभव था कि आदर्श उस तलवार चाल का पुनः उपयोग कर सके। शानदार कृपाण प्रहार, कितनी प्रबल शुद्ध यांग ऊर्जा! निर्मल के ये कहते ही उसके चेहरे पर एक अप्राकृतिक लाली छा गई। उसने अपने मुंह का कोना पोंछा और खून की एक हल्की सी धारा बह निकली। इससे पहले आदर्श के साथ सीधे टकराव में उसकी मेरिडियन क्षतिग्रस्त हो गई थी। लेकिन अभी तुम्हें ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा होगा। मेरी बिजली इतनी आसानी से नहीं गिरती। निर्मल ने आदर्श की तरफ देखा और उसके मुंह के कोनों पर मुस्कान आ गई। यह मुस्कान किसी अपने बराबर के व्यक्ति से मिलने के उत्साह से उपजी थी। आदर्श के खिलाफ लड़ने से उसका उत्साह और भी बढ़ गया। निर्मल के सामने आदर्श ने सीधे निर्मल की आंखों में देखा और उसने अपने सोनिक डेथ ब्लेड को और कस लिया। निर्मल से लड़ना वाकई बेहद मुश्किल था। आखिरकार मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के 15 कुलीनों का अकेले सामना करना उसके लिए बहुत मुश्किल था। आदर्श का मानना था कि यदि वो अपने सुनहरी कौवा पहलू टोटेम को जागृत कर ले तो उसकी ऊर्जा कुछ ही समय में समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर उसने अपने सुनहरी कौवा एस्पेक्ट टोटेम का उपयोग नहीं किया तो वो निर्मल को कैसे हरा पाएगा? दोबारा निर्मल ने जोर से दहाड़कर एक बार फिर हमला किया। गर्जन! पुनः एक और दहाड़ के साथ काली बिजली वाला जानवर एक बार फिर निर्मल के पीछे प्रकट हुआ। बिजली जानवर को निर्मल की काली रोशनी तलवार में शामिल किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप पूरी तलवार से चमकदार काली किरणें निकल रही थीं। निर्मल हवा में ऊंचा उछला। उसके चारों ओर अनगिनत बिजली के करंट दौड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो अनगिनत मोटे बैंगनी सांप निर्मल की ओर बढ़ रहे हों। बिजली के क्षेत्र में वो अपनी पूरी शक्ति लगा सकता था। निर्मल ऊपर से हमला करते हुए नीचे की ओर आदर्श पर टूट पड़ा। आदर्श ने अपनी पुतलियां सिकोड़ ली। हाथ में सोनिक डेथ ब्लेड लिए उसके पीछे तांग घाटी की एक प्रेत छवि प्रकट हुई। हालांकि इस बार लाशों का एक पहाड़ और खून का एक समुद्र, जो आशुरा नर्क जैसा लग रहा था, भी प्रकट हुआ। हूं। जलती हुई शुद्ध यांग लपटों के साथ विलाप की आवाजें भी आ रही थीं। ये दोनों शक्तियां, जो गुणों के मामले में लगभग एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थीं, सोनिक डेथ ब्लेड में समाहित हो गईं जब आदर्श ने नीचे से ऊपर की ओर हमला किया और निर्मल पर वार किया। सेबर ट्रुथ के 32 शब्द इसके मूल में हत्या। काचा! उच्च तापमान के एक भयंकर प्रहार से आदर्श के पैरों के नीचे की बैंगनी टंगस्टन की जमीन फट गई और एक गड्ढा बन गया। आदर्श का पूरा शरीर लगभग दिव्य वन्य क्षेत्र में समा गया था। हालांकि टक्कर के कारण निर्मल का शरीर दसियों मीटर पीछे उड़ गया, जबकि उसने मुंह भर खून हवा में थूक दिया। धमाका! निर्मल दिव्य वन्य क्षेत्र के बाहर बैंगनी टंगस्टन की दीवार से जोर से टकराया, जिससे वो विकृत हो गई। वो जमीन पर गिर पड़ा और फिर अपनी काली प्रकाश तलवार को बैसाखी की तरह इस्तेमाल करके खड़ा हुआ। उसकी आंखों में जोश और जोश से भरी लड़ाकू भावना चमक रही थी।
आदर्श भी बैंगनी टंगस्टन के छेद से बाहर कूद पड़ा। सोनिक डेथब्लिट जमीन के साथ एक कोण बना रहा था और उसकी नोक हल्की सी कांप रही थी। इस समय आदर्श की कमीज फटी हुई थी। उसकी छाती की मांसपेशियों की आकृति दिखाई दे रही थी, लेकिन उन पर खून के धब्बे और बिजली गिरने से जलकर काले हो गए अनगिनत धब्बे थे। इस बार निर्मल का हमला पहले से भी ज्यादा जोरदार था, मानो उसने बिजली के बल क्षेत्र की सारी ऊर्जा उस तलवार के हमले में दबा दी, जिससे आदर्श का खून खौल उठा। दर्शक शांत थे। शुरुआत में तेज गति की लड़ाई से लेकर अब आमने सामने की सीधी टक्कर तक लड़ाई और भी तेज होती जा रही थी। इसके अलावा आदर्श और निर्मल की चोटें और भी गंभीर होती जा रही थीं। इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, ये सचमुच बहुत अच्छा लगता है। निर्मल बेहद उत्साहित था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जितना ज्यादा घायल होता जा रहा था उतना ही ज्यादा उत्साहित होता जा रहा था। युवा पीढ़ी में बहुत समय हो गया है जब कोई मुझसे जी भरकर लड़ पाया हो। जैसे ही निर्मल ने ये कहा, उसकी आभा कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे लगी चोटें उसके लिए कुछ भी नहीं थीं। ओह, निर्मल का आभामंडल बढ़ रहा है। लोग घबरा गए। उन्होंने पहले सोचा था कि आदर्श और निर्मल के बीच की लड़ाई धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी क्योंकि उनकी ऊर्जाएं कम होती जा रही हैं, लेकिन अब निर्मल को देखकर लग रहा था कि लड़ाई और भी तेज हो जाएगी। निर्मल में अभी भी बहुत ताकत है जिसका उसने खुलासा नहीं किया है, या शायद ये कहा जाए कि आदर्श से लड़ने के उत्साह के कारण वो अपने शरीर की छिपी हुई संभावित शक्ति को उजागर करने में सक्षम था। निर्मल ने अभी तक अपना आस्पेक्ट टोटेम नहीं बनाया है। मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के लोग उत्साहित हो गए। उनके लिए हालांकि समग्र समूह चैंपियनशिप उतार चढ़ाव से भरी थी और भले ही आदर्श असाधारण था, फिर भी अंतिम परिणाम नहीं बदलेगा। निर्मल उनके मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के युद्ध देवता थे। निर्मल के अलावा बाकी 10 लोगों में भी शक्तिशाली विशेषज्ञों की कमी नहीं थी। उनमें से कई तो राज से भी ज्यादा शक्तिशाली थे क्योंकि उन्हें उम्र का फायदा था। ये पागल आदमी। एल्डर स्टैंड में अचल ने निर्मल को देखा और कसम खा रहा था। उसे भी मानना पड़ा कि ये लड़ाई और भी मुश्किल होती जा रही थी। निर्मल एक ऐसी शख्सियत थी जो जितना लड़ती उतनी ही ताकतवर होती जाती। ऐसे युद्ध के दीवाने से लड़ना सबसे मुश्किल काम था। अचल। तभी अचल के कान में युआन क्यू का संदेश गूंजा। अचल ने सिर घुमाया और देखा कि ये वैभव दिव्य नगरी का नगर स्वामी था। इस लड़ाई का नतीजा अभी अनिश्चित है। अगर आदर्श हार जाता है तो तुम्हें कोई कदम उठाना होगा और आदर्श को बचाना होगा। निर्मल के साथ उसकी लड़ाई में उसे कोई नुकसान न होने देना। इसी तरह अगर आदर्श निर्मल को हरा देता है तो हम ओवरऑल ग्रुप चैंपियनशिप के लिए हार मान लेंगे। इसके बाद लड़ाई लड़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम किसी भी तरह से नहीं जीत सकते। इसके बजाय मुझे डर है कि कोई जानबूझकर आदर्श को गंभीर रूप से घायल कर देगा और इस लड़ाई से मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य में प्रसिद्धि हासिल कर लेगा। मैं नहीं चाहता कि आदर्श इन कमजोर जूनियर्स के हाथों गंभीर रूप से घायल हो। नगर स्वामी के शब्द सुनकर अचल का हृदय प्रसन्न हो गया। अचल पहले ही आदर्श के साथ ऐसा व्यवहार कर चुका था मानो वो उसका आधा शिष्य हो। नगर स्वामी को इस समग्र समूह चैंपियनशिप में जीत की तलाश न करते हुए और आदर्श की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए देखकर अचल केवल कृतज्ञता महसूस कर सका। मुझे पता है, मेरे रहते मैं आदर्श को दुर्घटना का शिकार नहीं होने दूंगा। दिव्य वन्य क्षेत्र मंच पर आदर्श और निर्मल एक दूसरे से लगभग 100 फीट की दूरी पर खड़े थे। दोनों ही एक दूसरे की शक्तिशाली ताकत को महसूस कर सकते थे। आदर्श, मुझे पता है कि तुम इसके बाद की लड़ाइयों को लेकर चिंतित हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी चिंताएं बेवजह हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर तुम पूरी ताकत से नहीं लड़ोगे तो मुझे हराने का तुम्हारे पास एक भी मौका नहीं होगा। अगर तुम पूरी ताकत भी लगा दो तो भी तुम्हारे जीतने की संभावना बहुत कम है। तलवारबाजी सीखे बिना मुझे हराना तुम्हारे लिए लगभग नामुमकिन है। निर्मल को अफसोस हुआ क्योंकि वो सचमुच आदर्श के तलवार के वार का सामना करना चाहता था। वो उस आदर्श से लड़ना चाहता था जो अपने चरम पर था। निर्मल बोल ही रहा था कि उसके पीछे तीसरी बार एक काली बिजली जैसी प्रेत छवि प्रकट हुई। काश हमारी लड़ाई वैभव दिव्य साम्राज्य और मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के बीच होने वाले समग्र ग्रुप मैच के विजेता का फैसला कर पाती। लेकिन अफसोस की बात है कि मेरे पास यह फैसला लेने की शक्ति नहीं है। तुम्हें 2 घंटे आराम करने देना ही हद थी। आदर्श के सिर हिलाने पर निर्मल ने स्पष्ट रूप से कहा, मैं समझ गया। निर्मल अधिक से अधिक अपनी लड़ाई में निर्णय ले सकता था, लेकिन वो समग्र समूह चैंपियनशिप में अन्य लोगों की लड़ाइयों की व्यवस्था नहीं कर सकता था। निर्मल ने अपनी तलवार की धार घुमाई और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। तुम्हारे साथ इस हद तक लड़ पाने से मुझे बहुत संतुष्टि मिली है। तुम्हें अपना सम्मान दिखाने के लिए मैं अगली बार तुम्हें हराने के लिए अपनी सबसे ताकतवर चाल चलूंगा। जैसे ही निर्मल ने बोलना समाप्त किया, बिजली के जानवर की प्रेत छवि की उपस्थिति और प्रबल हो गई। निर्मल के चारों ओर बिजली का बल क्षेत्र भी गड़गड़ाहट पैदा करने लगा, मानो अपनी सारी ऊर्जा उगल देगा। क्रैकल। बल क्षेत्र ने निर्मल के चारों ओर एक बिजली जैसी बाधा बना दी, जिससे वो उसके संरक्षण में आ गया। गर्जन।
बिजली के उस राक्षस ने ऐसी गर्जना की कि आकाश और धरती हिल गए और लोगों के कान के पर्दे भेद गए। व्यूह रचना के पीछे से भी दर्शक उस ध्वनि में छिपी शक्तिशाली ऊर्जा को महसूस कर सकते थे। ये ऊर्जा मानो किसी बिजली के झटके से उनके अंदर तक पहुंच रही थी, जिससे उनका खून अस्त व्यस्त हो रहा था। ये बेहद असहज था, बहुत भयानक। लोग घबरा गए। सिर्फ बिजली के जानवर की दहाड़ ही उनके बस की बात नहीं थी। अगर वे आदर्श की जगह खड़े होते तो बिजली के जानवर के सीधे प्रहार का अनुभव कैसा होता। इस समय निर्मल ने अपना हाथ बढ़ाया और बिजली के जानवर की गर्दन पकड़ ली। दहाड़, दहाड़, दहाड़। बिजली जैसा जानवर पागलों की तरह दहाड़ने लगा और उसका शरीर जोर जोर से ऐंठ रहा था। ऐंठते हुए उसका आकार भी घट रहा था। जैसे जैसे उसका आकार घटता गया, बिजली के जानवर की बिजली की ऊर्जा और भी तेज होती गई। बिजली का रंग बैंगनी काले से बदलकर शुद्ध काला हो गया। जैसे ही लोगों ने सोचा कि निर्मल आदर्श पर हमला करने के लिए बिजली के जानवर को बुलाएगा, एक चौंकाने वाला दृश्य घटित हुआ। निर्मल ने बिजली के जानवर को अपनी छाती में दबा लिया। वाह! बिजली का दानव निर्मल के शरीर में घुस गया और चीला जैसी धमाकेदार आवाज के साथ निर्मल के पहने हुए कपड़े बिजली के दानव के शरीर में घुसने के बाद फट गए। तेज हवा ने बचे हुए कपड़े और निर्मल के बालों को तब तक उड़ाया जब तक वे सीधे खड़े नहीं हो गए। लोग घबरा गए। वे खड़े होने के अलावा कुछ नहीं कर सके। इस समय बिजली जानवर की प्रेत छवि निर्मल की छाती पर दिखाई दी। ये उसकी त्वचा पर एक टैटू की तरह था। उनमें से कई लोग ये दृश्य देखकर अवाक रह गए। निर्मल ने वास्तव में बिजली के जानवर को खा लिया था। बिजली के जानवर का टैटू निर्मल के पूरे शरीर पर फैल गया। बाघ की धारियों की एक एक लकीर धीरे धीरे निर्मल की गर्दन और चेहरे पर लिचनबर्ग की आकृतियों की तरह छा गई। निर्मल मानो पूरी तरह से किसी और ही इंसान में बदल गई हो। निर्मल के इस रूप ने सबको डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। इस क्षण निर्मल के चारों ओर का बिजली का अवरोध एक बार फिर सिकुड़ गया। अंततः सारी ऊर्जा संगठित होकर एक लंबे मोटे सांप की काल्पनिक छवि में बदल गई। सांप की उपस्थिति और भी ज्यादा वास्तविक होती गई और उसकी उपस्थिति भी बढ़ती गई। वो 70-80 फीट लंबा और बिल्कुल काला था। उसके 6 सिर थे और उसके शरीर की धारियां बिजली की तरह चमक रही थीं। 6 सिर वाला बिजली सांप। दर्शकों में से किसी ने कहा, यह निर्मल का आस्पेक्ट टोटेम था। निर्मल का पहलू कुलदेवता एक 6 सिर वाला बिजली सांप निकला। बिजली तत्व वाले वीरान जानवरों के बीच ये एक भयानक अस्तित्व था। दिव्य वन में देर से विकसित मानव स्वामी भी 6 सिर वाले बिजली सांपों को संभाल नहीं पाएंगे। और निर्मल को वास्तव में एक पहलू टोटेम के रूप में 6 सिर वाला बिजली सांप प्राप्त हुआ था। आमतौर पर पहलू टोटेम जो जानवर के रूप में थे, एक योद्धा द्वारा मारे गए उजाड़ जानवर के अनुरूप थे। मारे गए उजाड़ जानवर से संबंधित पहलू टोटेम का निर्माण होगा। एक पहलू टोटेम को संक्षिप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वयं उस वीरान जानवर को मारना पड़ता था। अगर उसे कोई और मारता तो ये काम नहीं करता था। ये एक ऐसा नियम था जिसका उल्लंघन बैंगनी क्रिस्टल भी नहीं कर सकता था। और निर्मल ने वास्तव में एक 6 सिर वाले बिजली सांप पहलू टोटेम को संघनित किया था। इससे ये सिद्ध हो गया कि उसने स्वयं एक 6 सिर वाले बिजली सांप को मार डाला होगा। यह भी संभव था कि निर्मल ने बहुत सारे 3 सिर वाले बिजली सांपों को मार डाला हो, जिससे उसका मूल 3 सिर वाला बिजली सांप पहलू टोटेम एक 6 सिर वाले बिजली सांप में विकसित हो गया हो। अगर एक 6 सिर वाला बिजली सांप एक बार फिर विकसित होता तो वो एक आदिम प्रजाति श्रेणी का 9 सिर वाला बिजली सांप बन जाता। हालांकि 3 सिर वाले बिजली सांप भी शक्तिशाली उजाड़ जानवर थे, जिन्हें प्रारंभिक अवस्था के मानव स्वामी भी नहीं संभाल पाते थे। निर्मल ने 3 सिर वाले बिजली सांपों को कैसे मार डाला? 6 सिर वाले बिजली सांप के प्रकट होते ही काले बादल इकट्ठा होने लगे और बिजली आसमान को ढकने लगी। धमाका! जैसे जैसे बिजली चमकती, काले बादल और बड़े होते गए। अखाड़े के खुले गुंबद से दर्शक काले बादलों को इकट्ठा होते और पानी की भाप उठते देख सकते थे। एक क्षण भी नहीं बीता था कि मैदान में बारिश शुरू हो गई। आंधी तूफान। लोगों को अपने चेहरे पर बारिश की ठंडी बूंदें महसूस हुईं और वे भयभीत हो गए। बिजली गिरने से बारिश हुई, इसलिए जब निर्मल ने अपने 6 सिर वाले बिजली सांप पहलू टोटेम का जादू किया तो उसके द्वारा छोड़ी गई शक्तिशाली बिजली ने मौसम को प्रभावित किया और मूसलाधार बारिश हुई। एक युवान मूल निवासी योद्धा के लिए मौसम को प्रभावित करना असंभव था। क्या ये निर्मल अपनी सबसे मजबूत अवस्था में है? लोग निर्मल को चिंता से देखने लगे। हा, मुझे ऐसा अच्छा महसूस हुए काफी समय हो गया है। निर्मल जोर से हंसा। फिलहाल वो कमर से ऊपर नंगा था, जिससे उसकी कसी हुई मांसपेशियां साफ दिखाई दे रही थीं। उसका शरीर बाघ की धारियों और बिजली के टैटू से ढका हुआ था और उसकी छाती पर एक दहाड़ता हुआ काला बाघ बिजली का दानव था, जबकि उसके पीछे से एक 6 सिर वाला बिजली सांप ऊपर उठ रहा था। उसके हाथ में काली बिजली की तलवार भी भारी मात्रा में काली बिजली का आभास दे रही थी। इन सब से निर्मल एक मूर्तिमान वज्र देवता जैसा लग रहा था। निर्मल की हालत देखकर आदर्श ने गहरी सांस ली। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई।
काले बिजली के जानवर को खाकर उसकी ऊर्जा को अपने शरीर में डालकर फिर एक 6 सिर वाले बिजली के सांप के पहलू वाले कुलदेवता का निर्माण किया। वर्तमान निर्मल जो अपने चरम पर था, बहुत शक्तिशाली था। उसे निर्मल के खिलाफ पूरी ताकत लगानी पड़ी। हालांकि अपनी पूरी ताकत लगाने का मतलब था कि वो आगे के मुकाबलों में लड़ नहीं पाएगा। आदर्श, अपनी चाल चलो। मेरी इस हालत में मुझे सबसे ज्यादा उस तलवार के हमले का इंतजार है जिसका इस्तेमाल तुमने अरण्य को हराने के लिए किया था। मैं सच में जानना चाहता हूं कि उस हमले से मुझे कितना नुकसान होगा। निर्मल ने यह नहीं बताया कि हमला उसे हरा देगा या नहीं, उसने बस ये पूछा कि इससे उसे कितना नुकसान होगा। जाहिर है उसे पूरा यकीन था कि वो उस हमले का पूरी तरह से सामना कर सकता था। वो सिर्फ घायल होगा, हारेगा नहीं। निर्मल को अपने आप पर पूरा भरोसा था कि वो तलवार के हमले को संभाल सकता था जिसने अधिराज को लगभग मार डाला था। इससे पता चलता है कि वो कितना अभिमानी था। हालांकि किसी ने भी इस बारे में कुछ नहीं कहा कि निर्मल कितनी अहंकारी थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी ताकत ने उसे ऐसे शब्द कहने का अधिकार दिया था। दुर्भाग्य से अब तुम उस हमले का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुझे अफसोस है, लेकिन मैं तुम्हें हराने के लिए अपनी सबसे मजबूत ताकत का इस्तेमाल करूंगा। अपनी चाल चलो, हो सकता है तुम मुझे चौंका दोगे, निराश नहीं। निर्मल ने आदर्श पर काली रोशनी वाली तलवार तान दी। आदर्श ने विशिष्ट प्रकाश तलवार को छूते हुए आह भरी और असहाय होकर मुस्कुराया। सच में मैं अब उस तलवार के वार का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मुझे अभी भी इस ओवरऑल ग्रुप चैंपियनशिप जीतने की थोड़ी सी उम्मीद थी। आखिरकार मैं वैभव दिव्य साम्राज्य का आभारी हूं, इसलिए मैंने अपनी ताकत बचाकर रखी है और अगर हो सके तो कुछ चालें नहीं चला रहा हूं। इन चालों के इस्तेमाल में बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च होगी, जिसके परिणाम स्वरूप मैं आगे की लड़ाइयां नहीं लड़ पाऊंगा। हालांकि आदर्श ये कहते हुए रुका और उसने धीरे से अपना हाथ विशिष्ट प्रकाश तलवार पर फेरा, जिससे उसकी हथेली पर एक घाव हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप तलवार पर खून बहने लगा। आदर्श का खून गर्म लावा जैसा लग रहा था। जैसे ही वो विशिष्ट प्रकाश तलवार पर गिरा, वो जलने लगा। लेकिन तुम्हारे खिलाफ मेरे पास और कोई चारा नहीं है, तो रहने दो। अब मैं इतनी परवाह नहीं करूंगा और तुम्हारे साथ एक शानदार लड़ाई लड़ूंगा। ये शब्द कहते समय आदर्श की आंखें लड़ाई की भावना से जल रही थीं। आदर्श सीधे निर्मल को घूर रहा था और निर्मल भी उसे घूर रही थी। ओह, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि मेरे खिलाफ लड़ने के लिए तुम्हारे पास ताकत है? मेरे आने वाले हमले में मैं पूरी ताकत लगा दूंगी, निर्मल ने ऊंची आवाज में कहा। आदर्श हंसा। मैं भी पूरी ताकत से हमला करूंगा। मुझे विश्वास है कि मेरा पूरा जोर लगाने से कम तुम्हें निराशा नहीं होगी। आदर्श ने निर्मल के शब्दों का प्रयोग उस पर किया। निर्मल जोर से हंसी। वाह, मैं इसका इंतजार कर रही हूं। मैं तुम्हें याद दिला दूं कि इस हमले में तुम मर भी सकती हो। जैसे ही निर्मल ने कहा, उसके शरीर से जानलेवा क्यूई निकल पड़ी। वैभव दिव्य नगर के योद्धा, खासकर सौम्य, वर्षा, विशांत और उनके साथी जो आदर्श को जानते थे, अपनी सांसें रोककर बैठे रहे। निर्मल अपनी चरम अवस्था में वाकई बहुत भयानक था। वो इतना शक्तिशाली था कि लोगों में उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं बची। एल्डर स्टैंड में अचल और भी ज्यादा एकाग्र था। उसे डर था कि आदर्श को कोई दुर्घटना हो जाएगी। उसके विचार से युवावस्था में भी ऋषि मुनि आज के निर्मल की बराबरी नहीं कर पाते। बारिश तेज हो गई। लोगों की आंखों में पानी की भाप फैल गई। निर्मल और आदर्श, स्वर्ग के दो समकालीन गौरवशाली पुत्र, एक दूसरे से 200 फीट से भी कम दूरी पर थे। वे एक दूसरे को देख रहे थे, बारिश की एक चादर से अलग। इस समय निर्मल ने अपनी चाल चली। उसने अपने हाथ में काली तलवार लहराई और बारिश के बीच बिजली के काले बोल्ट की तरह उसने बारिश के घने पर्दे को चीर दिया। उस एक तलवार के वार की शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी को हिला देने के लिए पर्याप्त थी। संपूर्ण दिव्य वन्य क्षेत्र मंच के साथ साथ मोटी बैंगनी टंगस्टन भूमि को तलवार से चीर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप तलवार का एक बड़ा निशान बन गया। निर्मल की तेज तलवार की किरण उसके 6 सिर वाले बिजली के सांप के साथ आदर्श पर टूट पड़ी। आदर्श ने अपनी पुतलियां सिकोड़ लीं। उसी क्षण उसने भी अपनी चाल चली। ये अभी भी तलवार की कब्र वाली चाल थी, लेकिन इसके भीतर अब शुद्ध यांग तलवार की मंशा की एक झलक थी। यह उस समय आदर्श के लिए सबसे मजबूत तलवार की मंशा भी थी। हालांकि केवल तलवार चलाने का इरादा ही पर्याप्त नहीं था। इस समय आदर्श के शरीर के भीतर से एक स्पष्ट चीख निकली। यह स्पष्ट चीख किसी फीनिक्स पक्षी की चीख लग रही थी जो स्वर्ग से भी ऊपर उठ रही हो। चाहे कितनी भी तेज बारिश और गड़गड़ाहट हो, वे उस स्पष्ट चीख में डूब गए। वो क्या था? दर्शक घबरा गए क्योंकि आवाज बहुत तेज थी। ऐसा लग रहा था मानो वो उनके कानों में, सीधे उनके दिलों में गूंज रही हो। फिर भी ये कानों के लिए कठोर नहीं थी, बल्कि उनके मन को तरोताजा करने की शक्ति रखती थी। धमाका! शुद्ध यांग लपटें जल उठीं और आदर्श के पीछे एक दीप्तिमान सूर्य की तरह आदर्श के पीछे एक तांग घाटी की काल्पनिक छवि प्रकट हुई। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते, उन्होंने एक दिव्य प्रकाश को आकाश में ऊपर उठते देखा। एक दिव्य तलवार की तरह वो बादलों पर टूट पड़ा और उन्हें चीरता हुआ निकल गया। जियो!
उन्होंने एक बार फिर वही स्पष्ट और तेज चीख सुनी। दर्शक असहाय होकर देखते रहे कि कैसे एक सुनहरा कौवा शुद्ध यांग ज्वालाओं से आच्छादित आदर्श के शरीर से बाहर निकलकर दिव्य प्रकाश के मार्ग का अनुसरण करते हुए ऊपर की ओर बढ़ गया। इस गोल्डन क्रो का पंख फैलाव 10 मीटर का था और इसने लगभग पूरे दिव्य वन्य क्षेत्र को ढक लिया था। शुद्ध यांग ज्वाला के जलने से उसके चारों ओर की वर्षा की बूंदें और पानी की धुंध तुरंत वाष्पित हो गई। हे भगवान, ये क्या है? लोग बेहद हैरान थे। जो दिव्य पक्षी तेजी से बाहर निकला, उसकी आंखें कौवे की थीं, चोंच चील की और पंख फिनिक्स के थे। उसके 3 पैर थे और उसके सारे पंख सुनहरी शुद्ध यांग ज्वालाओं से जल रहे थे। सुनहरा कौवा, 3 पैरों वाला सुनहरा कौवा। कुछ लोगों ने अविश्वास से उसका नाम पुकारा। ये सुनहरा कौवा आदर्श के शरीर से निकला था। क्या ये आदर्श का आस्पेक्ट टोटेम हो सकता है? वो कैसे संभव है? एक सामान्य योद्धा जिसका पहलू टोटेम एक राजा ग्रेड उजाड़ जानवर के रूप में था, पहले से ही बेहद आश्चर्यजनक था। उदाहरण के लिए निर्मल ऐसी ही थी। अगर ये कोई आदिम प्रजाति होती तो ये और भी ज्यादा आकर्षक होती। हालांकि इस प्रकार के पहलू टोटेम केवल ऋषियों के पास ही होते थे। आखिरकार योद्धाओं को जो पहलू कुलदेवता प्राप्त हुए थे, वे शिकार की प्रक्रिया से ही प्राप्त हुए थे। आमतौर पर आदिम प्रजातियों का शिकार करने वाले केवल ऋषि ही होते थे। यहां तक कि मानव शासकों के पास भी, जिन्हें किसी आदिम प्रजाति को मारने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता, उसे अवशोषित करने की क्षमता नहीं हो सकती है। 3 पैरों वाला सुनहरा कौवा ये आदिम प्रजातियों से भी एक स्तर ऊपर था। ये बैंगनी रक्त क्षेत्र के योद्धा पर कैसे प्रकट हो सकता है? दर्शकों को ध्यान से सोचने का समय ही नहीं मिला। उन्होंने बस इतना देखा कि 3 पैरों वाला सुनहरा कौवा 6 सिर वाले बिजली के सांप पर झपटा और भयंकर चीख के साथ अपने 3 पैरों के तीखे पंजों को फैलाकर 6 सिर वाले बिजली के सांप को दबोच लिया। क्रैकल! शुद्ध यांग लपटों ने जैसे ही बैंगनी बिजली को अपनी चपेट में लिया, वो गरज उठी। बिजली सांप और सुनहरे कौवे के बीच आकाश में भीषण युद्ध हुआ। सांप स्वभाव से ही चील के बराबर नहीं होते, तो फिर 6 सिर वाला बिजली सांप स्वर्ण कौवे जैसे दिव्य जानवर के बराबर कैसे हो सकता है? कुछ ही सेकंड में तीनों पैर अपने निशाने पर लग गए और गोल्डन क्रो ने 6 सिर वाले लाइटनिंग स्नेक को फाड़ डाला। 6 सिर वाले बिजली सांप से खून बहने लगा, मानो वो सचमुच एक वीरान जानवर हो जो मांस और खून से बना हो। 3 पैरों वाले सुनहरे कौवे द्वारा 6 सिर वाले बिजली के सांप को मारने के ठीक बाद आदर्श की तलवार ने 3 पैरों वाले सुनहरे कौवे के साथ एक वार किया। उस पल मानो स्वर्ग और धरती ने अपनी ध्वनि खो दी हो। लोगों की नजरों में बस एक सुनहरी तलवार की किरण रह गई थी। उस किरण ने दुनिया को रोशन कर दिया और आसमान के काले बादल भी छट गए। धमाका! जैसे ही शुद्ध यांग लपटों ने बिजली को अपनी चपेट में लिया, बिजली टूट गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। आदर्श की तलवार निर्मल के बिजली के बल क्षेत्र में जोर से टकराई और बल क्षेत्र ऐसे बिखर गया जैसे वो कागज से बना हो। निर्मल बहुत घबरा गया और उसने आने वाले हमले का सामना करने के लिए अपनी तलवार उठाई। हालांकि भयानक शुद्ध यांग ज्वालाओं और 3 पैरों वाले सुनहरे कौवे जैसे दिव्य जानवर के दबाव में उसे लगा कि अकेले अपनी शक्ति से उनका मुकाबला करना असंभव है। पेंग! तलवार की किरण फूट पड़ी और निर्मल को लगा कि एक तेज लहर उसकी ओर बढ़ रही है। वो किसी पेड़ के पत्ते की तरह था जो तूफानी तूफान में बेबस था। निर्मल! वैभव दिव्य नगर के नगर स्वामी के पास 7 सितारा शिवालय के स्वामी ने अपनी पुतलियां सिकोड़ लीं और तुरंत बाहर भाग गए। उनके नीचे रखी कुर्सी तुरंत चकनाचूर हो गई। उसी समय निर्मल ने मुंह भर खून थूक दिया। उसकी सुरक्षात्मक युआन क्यूई टूट गई थी और उसकी उरोस्थी पूरी तरह से ढह गई थी। वो कागज के टुकड़े की तरह उड़ गया। जहां तक घातक शुद्ध यांग तलवार क्यूई की बात है, वो अभी भी उसके शरीर से चिपकी हुई थी, उसकी जान लेने को बेताब। हालांकि उसी समय 7 सितारा पगोड़ा मालिक तुरंत निर्मल के पास प्रकट हुए और उसे पकड़ लिया। पेंग! 7 सितारा पगोड़ा मालिक की आस्तीन के एक झटके से वो भयानक शुद्ध यांग तलवार क्यूई पूरी तरह से चकनाचूर हो गई, उसके करीब आने से पहले ही। 7 स्टार पैगोडा के मालिक को बुरी तरह घायल निर्मल को पकड़ते देख किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। इस लड़ाई का नतीजा उम्मीद से बिल्कुल अलग था। निर्मल को आदर्श ने हरा दिया था। अंत में निर्मल को वास्तव में मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के दल के सबसे मजबूत व्यक्ति 7 सितारा शिवालय के स्वामी की जरूरत थी, जो व्यक्तिगत रूप से आकर उसे बचाए। दर्शकों को ऐसा लगा जैसे वे किसी स्वप्न में हों, विशेषकर मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के योद्धाओं को जो इसे स्वीकार नहीं कर सके। निर्मल उनके मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के युद्ध देवता थे, फिर भी उन्हें एक ऐसे युवक ने हरा दिया जो उनसे उम्र में छोटा था और साधना स्तर में उनसे कम था। ये कैसे संभव हुआ? लोगों ने आसमान की तरफ देखा। बारिश सचमुच रुक गई थी। आदर्श के हमले ने काले बादलों को चीर दिया था और निर्मल की बिजली से बने बारिश के बादल भी तितर बितर हो गए थे। एक तो वर्षा करा सकता था, जबकि दूसरे में बादलों को तितर बितर करने की क्षमता थी। ये कल्पना करना मुश्किल था कि ये लड़ाई सचमुच इस हद तक पहुंच गई थी।
ये कल्पना करना भी मुश्किल था कि वे दोनों सिर्फ युवा पीढ़ी के योद्धा थे। हालांकि सबसे अधिक चौंकाने वाली बात थी 3 पैरों वाला सुनहरा कौवा, जो उस युद्ध के अंतिम क्षणों में चमकता हुआ दिखाई दिया। रहस्यमय प्रेत छवि जो सुनहरी शुद्ध यांग लपटों के साथ जल रही थी, अभी भी दर्शकों में से हर किसी की पुतलियों में फंसी हुई थी, जिसे हटाया नहीं जा सका था। इसमें कोई शक नहीं कि वो 3 पैरों वाला सुनहरा कौवा था, लेकिन वो कैसे प्रकट हुआ होगा? क्या वो आदर्श का आस्पेक्ट टोटेम था? लोग आदर्श को देखकर अविश्वास करने लगे। एक बैंगनी रक्त क्षेत्र के योद्धा के पास एक पहलू टोटेम के रूप में 3 पैर वाला सुनहरा कौवा कैसे हो सकता है? एक योद्धा का पहलू टोटेम आमतौर पर लगातार उजाड़ जानवरों का शिकार करने के बाद संघनित होता था। किसी उजाड़ जानवर को मारने के बाद संघनित हुए जानवर के निशान शायद सही न हों, इसलिए जिन योद्धाओं में पहलू टोटेम को संघनित करने की क्षमता नहीं होती, उन्हें पहलू टोटेम को संघनित करने में सैकड़ों बार प्रयास करना पड़ सकता था। इसके अलावा पशु के आकार वाले पहलू कुल देवताओं के लिए जैसे जैसे उच्च श्रेणी के उजाड़ पशु होते गए, उन्हें संघनित करना और भी कठिन होता गया। उच्च श्रेणी के उजाड़ पशु को मारना न केवल कठिन था, बल्कि उच्च श्रेणी के उजाड़ पशु को मारने के बाद पशु चिन्ह को संघनित करना भी आसान नहीं था। उदाहरण के लिए, यदि कोई बैंगनी रक्त क्षेत्र का योद्धा वास्तव में किसी आदिम प्रजाति को मार भी दे, तो भी वो आदिम प्रजाति के पहलू टोटेम को संघनित करने में सक्षम नहीं हो सकता। 3 पैरों वाले सुनहरे कौवे की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो आदिम प्रजातियों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। विशाल अखाड़ा पूरी तरह से सन्नाटे में था। चाहे वो वैभव दिव्य नगर के योद्धा हों या मेघ ड्रैगन 72 पैगोडा के योद्धा, दक्षिणी 10 देशों के योद्धा हों या दूसरे छोटे गुट, सभी को ये अविश्वसनीय लग रहा था। आदर्श के पास स्वर्ण कौवा कुलदेवता कैसे है? वैभव दिव्यनगर के एक बुजुर्ग ने अचल से पूछा। हालांकि आदर्श का अर्थ गुरु ग्रैंडमास्टर तेजस्वी था, अचल ही उसकी साधना के बारे में ज्यादा जानता था। अचल कुछ देर के लिए ठिठक गया, फिर हकलाते हुए बोला, मुझे भी नहीं पता। असल में मैं ही था जो उसे टोटेम रहस्यवादी तकनीक चुनने के लिए ले गया था, और बाद में उसने 10,000 जानवर टोटेम चुना। 10,000 जानवर टोटेम? वैभव दिव्य नगर के एक बुजुर्ग के रूप में वो स्वाभाविक रूप से जानते थे कि टोटेम रहस्यवादी तकनीक का क्या मतलब है। ये न केवल एक अवशेष प्रति थी, बल्कि इसे साधना भी अत्यंत कठिन थी। प्राचीन काल से वैभव दिव्य साम्राज्य का कोई भी व्यक्ति इसे प्राप्त नहीं कर पाया था। आदर्श ने 10,000 जानवर टोटेम में महारत हासिल की। वैभव दिव्य नगर के कई वर्तमान बुजुर्गों ने पहले 10,000 पशु कुलदेवता देखा था। ध्यान से सोचने पर आदर्श द्वारा रचित पहलू कुलदेवता 10,000 पशु कुलदेवता से काफी मिलता जुलता था। संभव है कि आदर्श वास्तव में एक टोटेम रहस्यवादी तकनीक में महारत हासिल करने में कामयाब रहे, वे नहीं थे। कई बुजुर्ग अचल को प्रश्नवाचक दृष्टि से देख रहे थे। अचल केवल उन्हें घूर सकता था, क्योंकि वो पूरी तरह से अवाक हो गया था। उसने आदर्श को 10,000 जानवर टोटेम चुनने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया था, लेकिन अंत में इस बच्चे ने वास्तव में इसमें महारत हासिल कर ली। इसने वास्तव में अचल की विश्व दृष्टि को उलट दिया। वाकई एक राक्षस। टूर्नामेंट के बाद मैं उससे जरूर पूछूंगा कि उसने इसमें महारत कैसे हासिल की। जैसा कि अचल सोच रहा था, वैभव दिव्य नगर के नगर भगवान की आवाज का संदेश उसके कान में गूंज उठा। हमारे वैभव दिव्य साम्राज्य के लिए ऐसे व्यक्ति का जन्म होना सबसे बड़ी कृपा है। अगर चरवाहा बालक सचमुच एक ऐसा पशु समूह लेकर आएगा जो वैभव दिव्य साम्राज्य पर विपत्ति लाएगा, तो शायद यही वैभव दिव्य साम्राज्य के लिए राख से उठ खड़े होने का अवसर होगा। वैभव दिव्य साम्राज्य बहुत लंबे समय से अस्तित्व में है, जिससे देश थोड़ा सुस्त हो गया है। मृत्यु शायद बुरी चीज ना हो, और आदर्श उस अवसर को स्वीकार कर ले जो वैभव दिव्य साम्राज्य को राख से फिर से उठ खड़ा होने का मिला है। भविष्य में उसे महान सम्राट बनने का भी मौका मिल सकता है। नगर प्रभु ने गंभीर स्वर में कहा। केवल अचल ही नहीं, बल्कि वहां उपस्थित कई बुजुर्ग भी नगर स्वामी की आवाज सुनकर बहुत चिंतित हो गए। महान सम्राट। वैभव दिव्य साम्राज्य के करोड़ों वर्षों के इतिहास में कभी कोई महान सम्राट नहीं हुआ। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति तो बस एक शिखर ऋषि था। ऋषियों और महान सम्राटों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर था। ये एक ऐसा अंतर था जिसे देखकर लोग विलाप करते थे। क्या आदर्श के पास महान सम्राट बनने की संभावना थी? यदि ऐसा होता तो वैभव दिव्य साम्राज्य में बहुत बड़ी छलांग लग जाती। एक महान सम्राट न केवल वैभव दिव्य साम्राज्य की समृद्धि की गारंटी देता था, बल्कि यदि एक महान सम्राट का वंश वैभव दिव्य साम्राज्य के शाही वंश के साथ मिल जाता, तो इससे वैभव दिव्य साम्राज्य का शाही वंश और भी अधिक शक्तिशाली हो जाता। इसके अलावा एक महान सम्राट कई प्रकार की मार्शल आर्ट का निर्माण करता था तथा अपने पीछे ऐसी विरासत छोड़ जाता था जो स्पष्टतः अमूल्य होती थी। आखिरकार तलवार और कृपाण वाली ये कब्रें एक ऐसे व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई थीं जिस पर महान सम्राट होने का संदेह था। दुर्भाग्य से तलवार और कृपाण वाली ये कब्रें पूरी तरह से किसी महान सम्राट की विरासत नहीं थीं। इन्हें पहले भी खोला जा चुका था, जिससे अंदर की बहुत सी बहुमूल्य विरासत नष्ट हो गई थी।
तलवार और कृपाण वाली कब्रों के अंदर केवल निशान बचे थे, और वे भी ऐसे लग रहे थे जैसे मालिक ने उन्हें लापरवाही से बनाया हो, इसलिए इसे विरासत नहीं माना गया। हालांकि तलवार और कृपाण वाली कब्रों और उनके अंदर की व्यवस्था ने वैभव दिव्य नगर को दिव्य वन में वैभव दिव्य साम्राज्य के एक अद्वितीय विशेषज्ञ के सहयोग से खोला जा सका। एक अपूर्ण विरासत का इतना अधिक मूल्य था, इसलिए एक पूर्ण महान सम्राट की विरासत का मूल्य स्पष्ट था। यदि देश में एक महान सम्राट होता तो वैभव दिव्य साम्राज्य की समग्र शक्ति में वृद्धि होती। महान सम्राट के साथ देश में ऋषियों की संख्या भी बढ़ जाती, और हो सकता है कि कुछ ही समय बाद दूसरा महान सम्राट भी प्रकट हो जाए। महान सम्राट, क्या यह सचमुच संभव है? आदर्श महान सम्राट बन सकता है? अचल ने आदर्श को देखा और उसे अविश्वास हुआ। उसके लिए महान सम्राट एक किंवदंती थे जो उसे समझ नहीं आ रही थी। क्या वो एक महान सम्राट के उदय का साक्षी बनने जा रहा था और इस महान सम्राट का एक स्वामी बनने जा रहा था? ये सोचकर ही अचल को ऐसा लगा जैसे वो सपना देख रहा हो। अगर वो किसी महान सम्राट का गुरु बन जाता तो भले ही वो आदर्श के भावी गुरुओं में सबसे कम उत्कृष्ट गुरुओं में से एक होता, फिर भी अचल बेहद संतुष्ट महसूस करता। उसके लिए अपने जीवन में महान सम्राट बनना असंभव था, लेकिन अगर उसका कोई शिष्य महान सम्राट बन जाता तो वो सचमुच बिना किसी पछतावे के मर सकता था। इस समय नगर स्वामी ने अपनी बात जारी रखी। मुझे डर है कि आदर्श अब और नहीं लड़ पाएगा। आइए इस युद्ध में हार मान लें। इस स्तर तक लड़ने के लिए वो पहले से ही कुलीनों में एक कुलीन है। उसने वैभव दिव्य साम्राज्य के लिए पर्याप्त गौरव प्राप्त किया है और हमें बहुमूल्य सीटें दिलाई हैं। मैं इस युद्ध के बाद आदर्श को उसकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए व्यक्तिगत रूप से पुरस्कृत करूंगा। अचल ने आदर्श की ओर देखा। इस समय आदर्श का चेहरा अपने स्वर्णिम कौवा पहलू कुलदेवता का उपयोग करने के बाद पीला पड़ गया था। उसके चेहरे पर गुलाबी रंग का जरा भी अंश नहीं बचा था और तलवार और कृपाण पकड़े उसके हाथ कांप रहे थे। हालांकि इस बार उसने कोई मेरिडियन नहीं तोड़ा। अचल महसूस कर सकता था कि आदर्श की युआन क्यू लगभग पूरी तरह से खर्च हो चुकी थी। गोल्डन क्रो एस्पेक्ट टोटम का उपयोग सांस लेने में लगने वाले समय से भी कम समय के लिए करने से आदर्श की युआन क्यू पूरी तरह खत्म हो गई। आदर्श अब बुरी तरह थक चुका था। बहुत मुमकिन था कि वो सेबर ट्रुथ के 32 शब्दों के दांव भी न लगा पाए। अब और लड़ने का कोई मतलब नहीं था। आदर्श ने भारी सांस लेते हुए खुद को संभालने के लिए सोनिक डेथब्लेड का इस्तेमाल किया। वो अपने अव्यवस्थित रक्त प्रवाह को बमुश्किल नियंत्रित कर पा रहा था। यद्यपि उसके पास उपचारात्मक औषधि के रूप में सुनहरे कौवे का खून था, फिर भी उसने पहले ही बहुत सारा खून पी लिया था और जो कुछ भी वो अवशोषित कर सकता था वो पहले ही अवशोषित कर लिया गया था। यदि वो कुछ और पीता तो ये अभी भी प्रभावी होता, लेकिन ये निश्चित रूप से इस गठबंधन टूर्नामेंट को जीतने के लिए उसकी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं था। ऐसा लग रहा है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। केवल अचल ही नहीं, अन्य लोगों को भी आदर्श की स्थिति का पता चलना शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था कि वो पिछली बार भी ऐसा नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी वो एक तलवार के हमले से यश को खत्म करने में कामयाब रहा। प्रतिभागियों की बेंचों पर बैठे मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के कुछ योद्धा चुपचाप चर्चा कर रहे थे। पहले यश ने सोचा था कि वो आदर्श को आसानी से हरा देगा, लेकिन आदर्श ने उसे आसानी से हरा दिया। वो दृश्य अभी भी उनके जहन में ताज़ा था। एक बार काटे जाने पर 2 बार शर्मसार होने वाली स्थिति में, और खासकर जब आदर्श ने यश को लगभग अपंग बना दिया था, इन कुलीनों को डर लग रहा था। उनमें आदर्श के खिलाफ जाने का साहस नहीं था। कोई भी यश के नक्शे दम पर चलना नहीं चाहता था। इस बार तो उसने और भी ज्यादा खर्च कर दिया है। उसका पहलू टोटेम उस तलवार के हमले से भी ज्यादा भयानक है। अपने चरम बैंगनी रक्त साधना स्तर के साथ इसका इस्तेमाल करने के बाद खड़े हो पाना पहले से ही बुरा नहीं है। आदर्श पहले से ही एक खर्च हो चुकी शक्ति है, उससे डरने की कोई बात नहीं। बैंगनी वस्त्र पहने एक युवक ने आदर्श की ओर देखते हुए अहंकार से कहा। इस समय दिव्य निर्जन मंच पर आदर्श का शरीर अचानक ऐंठ गया, क्योंकि उसने अपने पूरे शरीर का वजन सोनिक डेथब्लेड पर डाल दिया और अंत में मुंह से खून थूक दिया। खून ने ठंडे बैंगनी टंगस्टन जमीन को दाग दिया। आदर्श! विशांत और कंपनी ये देखकर बेहद चिंतित थे। उसे खून की उल्टी हो रही है। हाँ, बैंगनी कपड़े पहने युवक जिसने पहले बात की थी, ये दृश्य देखकर जोर से हंसा। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। उसने अपने साथियों की ओर देखा और बहुत प्रसन्नता से देखा। जैसा कि मैंने कहा, वो अब जीवित नहीं रह सकता, फिर भी आप सब मुझ पर विश्वास नहीं करते। बाकी लोग एक दूसरे को देखने लगे। फिर किसी ने सिर हिलाकर कहा, वाकई आदर्श को इसमें सफल नहीं होना चाहिए, यही हमारा मौका है। 7 सितारा पगोड़ा के मालिक ने अपनी आवाज भेजी थी, जिसमें कहा गया था कि आदर्श के महान सम्राट बनने की बहुत कम संभावना है। हालांकि मुझे विश्वास नहीं है कि वो महान सम्राट बनेगा, तो क्या होगा अगर वो भविष्य में महान सम्राट बन भी जाए? क्या वो अपनी युवावस्था में हमसे पराजित नहीं हुआ था? तुम सही कह रहे हो। एक युवा महान सम्राट को हराने के बारे में सोचकर ही मैं रोमांचित हो उठता हूं। भविष्य में हम सब कह सकेंगे कि हम एक युवा महान सम्राट को हरा सकते थे। हा।
बैंगनी वस्त्र पहने युवक के उकसावे में आकर मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के कई युवक उत्साह से हंसने लगे। वे आदर्श को हराने के लिए आतुर थे। आदर्श, मैं तुम्हें चुनौती दूंगा। बैंगनी पोशाक पहने युवक दिव्य वन्य क्षेत्र के मंच पर आया और आदर्श को घमंड भरी नजरों से देखा। इस समय अचल की युवान क्यूई आवाज आदर्श के कानों में गूंजी, आदर्श, उसके उकसावे में मत आना। ये व्यक्ति भले ही मंद बुद्धि लग रहा हो, लेकिन फिर भी बहुत ताकतवर है। मेघ ड्रैगन दिव्य साम्राज्य के 10 लोगों में से वो शायद तीसरे या चौथे स्थान पर है। वर्तमान तुम अब उसके मुकाबले में नहीं हो, तुम्हें बस हार स्वीकार करनी होगी। अगर तुम हार नहीं मानना चाहते तो मैं हार स्वीकार करने में तुम्हारा प्रतिनिधित्व करूंगा। अचल को डर था कि आदर्श अपनी कम उम्र की वजह से कोई दुस्साहस नहीं करेगा। इस बेशर्म इंसान से बेपरवाही से लड़ते हुए वो उसकी चाल में फंस ही जाएगा। एक बार जब वे लड़ने लगेंगे तो दूसरा पक्ष आदर्श को गंभीर रूप से घायल करने के लिए तरह तरह के हथकंडे जरूर अपनाएगा। यद्यपि अचल के आसपास होने से आदर्श का जीवन खतरे में नहीं था, फिर भी अचल को बहुत गुस्सा आएगा यदि वैभव दिव्य साम्राज्य के नंबर 1 व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति द्वारा बेरहमी से पीटा जा रहा हो। आदर्श चुप रहा और कोई जवाब नहीं दिया। बैंगनी पोशाक पहने ये युवक संभवतः अपनी उम्र के कारण राज से अधिक शक्तिशाली था। वर्तमान में आदर्श के लिए राज से अधिक शक्तिशाली किसी से लड़ना बहुत कठिन था। मैं विहंग हूं, मेरा नाम याद रखना, क्योंकि तुम मुझसे हार जाओगे। भविष्य में भले ही तुम कुछ बड़ा कर जाओ, इससे ये बात नहीं बदलेगी कि तुम उस औरत की तरह हो जिसके साथ मैंने संभोग किया था। भविष्य में वो चाहे कितनी भी प्रतिष्ठित क्यों न हो जाए, वो फिर भी वही होगी जिसके साथ मैंने संभोग किया था। हा हा हा। बैंगनी वस्त्र पहने युवक जोर से हंसने लगा। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि आदर्श आत्मसमर्पण कर सकता है, लेकिन वो ऐसा कैसे होने दे सकता था। यदि आदर्श आत्मसमर्पण कर देता तो वो आदर्श को बेरहमी से नहीं पीट सकता था, और वो ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता था जिसने एक युवा महान सम्राट को हराया हो। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि आदर्श पूरी तरह से थक चुका है। जब तक वो आदर्श को हरा देता तब तक ये बात सच होती। चाहे वो अपने परिवार के भीतर हो या अपने दायरे में, उसे अपनी शान दिखाने का पूरा अधिकार था। एक युवा महान सम्राट के रूप में जाने जाने वाले व्यक्ति को हराने के बारे में सोचना ही बहुत अच्छा लगा। तो क्या हुआ बच्चे, क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत करोगे? विहंग ने अपनी तलवार निकाली और आदर्श की भौहों पर तान दी। उसका चेहरा तिरस्कार और उत्तेजना से भरा था। क्या वैभव दिव्य साम्राज्य के सबसे युवा लोगों में नंबर 1 व्यक्ति के रूप में जाने जाने वाले व्यक्ति में हिम्मत है? अगर तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो जल्दी से दया की भीख मांग लो। विहंग और भी ज्यादा घमंडी हो गया। उसने अंदाजा लगा लिया कि आदर्श आत्मसमर्पण करने वाला है। आदर्श से लड़ने में असमर्थ होने पर उसे पछतावा होगा, क्योंकि वो डींग मारने का अधिकार खो देगा। लेकिन फिर भी वो अभी भी उकसाना जारी रखना चाहता था, क्योंकि आदर्श गुस्से में आ सकता था और उसकी चुनौती स्वीकार कर सकता था। भले ही आदर्श ने चुनौती स्वीकार न की हो, लेकिन ये सब कहकर विहंग को अच्छा लगा। भविष्य में वो अपने मंडलियों और परिवार के बीच शेखी बघार सकता था कि कैसे वैभव दिव्य साम्राज्य के सर्वोच्च व्यक्ति आदर्श, जो एक दिन महान सम्राट बनने वाले व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे, को उसके द्वारा अपमानित किया गया और उन्होंने कोई बदला नहीं लिया और अंततः दुम दबाकर आत्मसमर्पण कर दिया। ये प्रभाव बमुश्किल स्वीकार्य था। विहंग के उकसावे को देखकर वैभव दिव्य नगर के सभी योद्धा क्रोधित हो गए। उनमें से कई लोग इसे और अधिक स्वीकार नहीं कर सके। मैंने ऐसा बेशर्म इंसान कभी नहीं देखा। एक व्यक्ति खड़ा हुआ और विहंग की ओर इशारा करके गाली दी। विहंग भी कोई अलग नहीं है और वो यश, दोनों एक ही परिवार के होंगे। एक तो दूसरे से ज्यादा बेशर्म है। भाड़ में जाओ। अभी भी उछल कूद कर बकवास कर रहा है, ऐसा दिखा रहा है जैसे कमाल का है और क्या क्या नहीं। पहले क्यों नहीं लड़ा? वो भी किसी तिनके जैसा है। अगर आदर्श में 30% ताकत बची होती तो वो ऐसे आदमी को एक ही चाल में खत्म कर देता। सोचो, इसमें घमंड करने की हिम्मत कैसे हुई? कुत्ते के भौंकने की आवाज भी तुम्हारे चिल्लाने से ज्यादा अच्छी लगती है। वैभव दिव्य साम्राज्य के योद्धा शाप देने में काफी अच्छे थे। हालांकि विहंग की त्वचा शहर की दीवारों से भी ज्यादा मोटी थी। वो अविचलित रहा। तो क्या हुआ अगर आपने मुझे श्राप दे दिया? मिस, ये इंसान तो बहुत बेशर्म है। ज्वाला के पास नौकरानी शीतल ने अपनी गुलाबी और कोमल मुट्ठियां भींच लीं और उसका छोटा सा गोल चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और सेब जैसा लग रहा था। ऐसा कहते हुए उसकी अविकसित छाती एक छोटे गुब्बारे की तरह ऊपर नीचे हिल रही थी। ज्वाला ने विहंग को घृणा और चिढ़ से देखा। उसने पहली बार ऐसा बेशर्म मेंढक देखा था। तुलनात्मक रूप से वो अप्रिय व्यक्ति आदर्श तो किसी फरिश्ते जैसा था। विहंग को इतना घमंडी देखकर और फिर आदर्श की ओर देखते हुए ज्वाला की काली आंखें घूम गईं, मानो उसे कुछ सूझा हो। ज्वाला दुविधा में पड़ गई। उसने अपनी नन्ही उंगलियों से अपने चिकने माथे को रगड़ा, मानो अभी भी कुछ तय नहीं कर पा रही हो। फिर उसने धीरे से खुद से कहा, बस एक बार, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस समय दिव्य वन्य क्षेत्र मंच पर
रेफरी ने आदर्श की ओर देखा। आदर्श, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करना चाहते हो? ये देखकर कि आदर्श अभी भी चुप था, रेफरी के पास पूछने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आदर्श, उनके जाल में मत फंसो। तुम एक बड़ी लड़ाई के बाद हार मान रहे हो, ये शर्मनाक नहीं है। दूसरी ओर विहंग इतना बेशर्म है कि लोग उससे घृणा करने लगे हैं। तुम्हें बस हार माननी होगी। अगर तुम उससे लड़ोगे तो और भी ज्यादा अपमानित होगे। विशांत को डर था कि आदर्श जाल में फंस जाएगा। अचल ने देखा कि आदर्श आत्मसमर्पण करने का इरादा नहीं रखता है, इसलिए वो खड़ा हो गया। मैं आदर्श का प्रतिनिधित्व करूंगा और आत्मसमर्पण करूंगा। जैसे ही अचल ने यह कहा, आदर्श, जो चुप था, ने अचानक अपना हाथ उठाया। रुको, मैं ये लड़ाई स्वीकार करूंगा। आदर्श की ये बात सुनकर सब दंग रह गए। कोई भी बता सकता था कि आदर्श अपनी हदों पर था। वो विहंग को हरा नहीं सकता था, फिर भी उसने चुनौती स्वीकार कर ली। क्या ये खुद को नुकसान पहुंचाने जैसा नहीं था? हा हा हा, विहंग जोर से हंसा। वाह, पहले तो मुझे लगा था कि तुम कायर हो, लेकिन अब मैं अपनी बात वापस लेता हूं। तुम कायर नहीं, बल्कि पूरे बेवकूफ हो। अच्छा, चलो लड़ते हैं। मैं तुम्हें कुत्ते की तरह पीटूंगा। विहंग ने अपने चेहरे पर अत्यधिक उत्तेजना के साथ अपनी मुट्ठियां भींच ली। इतनी जल्दी मत करो। मैं वैभव दिव्यनगर के पूरे ग्रुप मैच का लीडर हूं। मैं विशांत को अपनी जगह लेने दे सकता हूं, आदर्श ने कहा। उसने मंच के नीचे विशांत की ओर देखा। विशांत ये सुनकर दंग रह गया। वो उसे अपने स्थान पर लड़ने दे रहा था। वो किशोर वर्ग के मुकाबलों में नहीं हारी थी, इसलिए टूर्नामेंट के नियमों के अनुसार जो भी हारा नहीं था उसे लड़ने का अधिकार था। इनमें सौम्य वर्षा और कुछ अन्य प्रथम वर्ष के साधक भी शामिल थे। हालांकि वो विहंग की प्रतिद्वंद्वी नहीं थी। विहंग युवान मूल क्षेत्र का योद्धा था और उम्र के अंतर के कारण विहंग से लड़ने की कोशिश में विशांत को केवल गालियां ही खानी पड़ती थी। इसके अलावा विहंग एक बेशर्म किस्म का इंसान लग रहा था जो पीछे नहीं हटता था। आदर्श चाहता था कि वो लड़े। विशांत पूरी तरह से स्तब्ध थी। तभी आदर्श का युवान क्यू संदेश उसके कानों में गूंजा। इसे खींचो, सौम्य वर्षा और बाकी लोगों को भी ऊपर जाने दो। मंच पर जाने से पहले जितना हो सके उतना समय टालने की कोशिश करो। लगभग उतना ही समय टालने की कोशिश करो जितना 1-2 अगरबत्ती जलने में लगता है। जितना ज्यादा समय लगे उतना अच्छा है। जब तुम लड़ना शुरू करो तो बस जल्दी से आत्मसमर्पण कर दो। विशांत आदर्श की बात सुनकर चौंक गई। 1-2 अगरबत्ती जलने में जितना समय लगता है उतना ही विलंब? इस वैकल्पिक दुनिया में एक अगरबत्ती किसी व्यक्ति के लिए 100 सांसें लेने में लगने वाला समय थी। 100-200 सांसें लेने का समय आदर्श के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त था, भले ही इसमें देरी हो। आदर्श की हालत ऐसी थी कि उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। उसे ठीक होने में लगभग 4-5 दिन लग गए, और ये तभी मुमकिन था जब उसे स्वस्थ होने के लिए हर तरह की कीमती सामग्री का इस्तेमाल करना पड़े। आदर्श, तुम क्या कर रहे हो? विशांत ने चिंतित होकर पूछा। उसकी चाल में मत फंसना। वो विहंग जानबूझकर तुम्हें परेशान कर रहा है ताकि वो चमक सके। आदर्श ने अपना सिर हिलाया। विहंग मुझे चाहे जितना भी उकसाए, मेरे लिए उसका कोई मतलब नहीं है। मेरी नजर में वो बस एक मंदबुद्धि है। अगर मैं किसी मंदबुद्धि से चिढ़ता तो क्या मुझमें भी मंदबुद्धि जैसी बुद्धि नहीं होती? आदर्श के शब्दों ने तुरंत विशांत को अवाक कर दिया। तो फिर आप? मैं सिर्फ जीतना चाहता हूं। मैं ये ओवरऑल ग्रुप चैंपियनशिप जीतना चाहता हूं, इसीलिए मैंने ये चुनौती स्वीकार की। आप सौम्य वर्षा और बाकी जूनियर मुझे इसमें मदद करें। टूर्नामेंट के नियमों के अनुसार जब एक पक्ष किसी व्यक्ति को मंच पर लड़ने के लिए भेजता था तो दूसरा पक्ष भी किसी अन्य व्यक्ति को चुनौती स्वीकार करने के लिए भेज सकता था। ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि आदर्श ही वैभव दिव्यनगर की ओर से एकमात्र शक्ति था जिसके परिणाम स्वरूप आदर्श को अंत तक लड़ना पड़ा। तुम जीतना चाहते हो? हम ऐसी परिस्थितियों में जीत सकते हैं? विशांत दंग रह गया। आदर्श के शब्द अविश्वसनीय थे। मैं कोशिश करूंगा। मुझे भी ज्यादा भरोसा नहीं है और मुझे नहीं पता कि क्या होगा। ये कहकर आदर्श दिव्य वन्य क्षेत्र मंच से चला गया। विशांत पूरी तरह से उलझन में था। हा, तुमने तो एक औरत को अपनी ढाल बना लिया। तुम तो कमाल कर गए। आदर्श के दिव्य वन्य क्षेत्र के मंच से उतरते ही विहंग जोर से हंसा। उसकी हंसी बेकाबू थी और उसमें थोड़ी सी कुटिलता भी थी। छोटी सुंदरी, आओ और इस बड़े भाई के साथ खेलो। वाह, तुम तो कमाल हो। चिंता मत करो, मैं नरमी से पेश आऊंगा। सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध विहंग की नजर विशांत के शरीर पर घूम गई और उसकी जांघों पर, फिर उसकी छाती पर जा टिकी। विशांत गुस्से से आग बबूला हो गई। वो सचमुच हिम्मत जुटाकर विहंग से लड़ना चाहती थी, लेकिन उसे आदर्श की बातें याद आ गईं और उसने धीरज धर लिया। मैं तुम्हें कुछ समय के लिए अहंकारी रहने दूंगा। हालांकि विशांत को नहीं पता था कि आदर्श क्या कर रहा है, और हालांकि आदर्श ने कहा कि उसे ज्यादा भरोसा नहीं है, फिर भी विशांत को आदर्श पर बेबुनियाद भरोसा था। उसे विश्वास था कि वो कोई चमत्कार कर सकता है। ये सोचकर विशांत ने रेफरी से कहा, माफ करना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी अचानक लड़ाई में उतर जाऊंगा।
मैं थोड़ी देर तैयारी करना चाहता हूं। रेफरी थोड़ा स्तब्ध था। तैयारी? हालांकि वो नहीं जानता था कि विशांत को क्या तैयार करने की जरूरत है। रेफरी ने सिर हिला दिया। ठीक है। इस समय आदर्श पहले ही अखाड़े से बाहर जा चुका था। उसका चेहरा धुंधला सा हो गया और वो गायब हो गया। यद्यपि उसकी ऊर्जा बहुत अधिक क्षीण हो चुकी थी, फिर भी वो ऐसी गति बनाए रख सकता था जो मनुष्यों से 100 गुना अधिक थी। कुछ सांस लेने में लगने वाले समय में वो कुछ 100 मीटर दूर एक पत्थर की झोपड़ी के सामने पहुंच गया। वैभव दिव्यनगर में सड़कों के किनारे ऐसी साधारण पत्थर की झोपड़ियां बहुतायत में थीं। ये लोगों के आराम करने के लिए बनाई गई थीं। इस समय पत्थर की झोपड़ी के अंदर लाल कपड़े पहने एक लड़की खड़ी थी। वो आंगन की रेलिंग पर बेफिक्री से बैठी थी, रेलिंग के पास एक पेड़ पर टिकी हुई। उसके दोनों छोटे छोटे पैर हवा में लटक रहे थे। उसके लटकते पैर ऐसे लग रहे थे जैसे कोई लड़की अपने पैरों के सिरे से पानी की सतह को छू रही हो। ज्वाला! आदर्श ज्वाला के युवान की हुई आवाज संदेश के कारण बाहर आया। मिस ज्वाला, आपके पास एक उजाड़ हड्डी का अवशेष है जो सहन शक्ति को जल्दी से ठीक कर सकता है। अवशेष? ओ, मुझे लगता है। ज्वाला ने किसी अन्य मामले में व्यस्त रहते हुए आदर्श के प्रश्न की पुष्टि करते हुए उत्तर दिया। ऐसा कोई अवशेष है? आदर्श को यह अविश्वसनीय लगा। ऐसा अवशेष जो पूरी तरह थके हुए व्यक्ति की पूरी शक्ति या फिर एक बड़ा हिस्सा तुरंत बहाल कर सके। ऐसा कुछ तो वैभव दिव्यनगर के नगर स्वामी के पास भी नहीं था। योद्धाओं के लिए अवशेषों को अवशोषित करने की एक प्रक्रिया थी। अवशेषों से उनकी सहन शक्ति तो वापस आ सकती थी, लेकिन उनका प्रभाव धीमा था। दरअसल उनका प्रभाव बहुत सीमित था। यहां तक कि जिस स्वर्ण कौवे प्रजाति के रक्त का उन्होंने उपयोग किया था, उसका भी स्वर्ग को चुनौती देने वाला प्रभाव नहीं था। हालांकि ये अविश्वसनीय लग रहा था, लेकिन ज्वाला के पास उससे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था। ऐसी स्थिति में वो अपनी शरारती हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तुम्हारे पास सचमुच ऐसा ही एक अवशेष है? क्या ये बहुत कीमती नहीं होगा? इसे मुझ पर इस्तेमाल करने के लिए? आदर्श ने अपनी बात रोक दी। ज्वाला की पृष्ठभूमि रहस्यमयी थी और उसके वर्णन के अनुसार उस अवशेष का मूल्य असामान्य रूप से बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ये सामान्य बुद्धि को चकरा देता था। आदर्श की बातें सुनकर ज्वाला कुछ अवाक रह गई। उसके पास इतना अद्भुत अवशेष कैसे हो सकता है? वो आदर्श की सहन शक्ति केवल अपनी एक विशेष क्षमता के कारण ही वापस ला सकी। हालांकि उसकी योग्यता का दिखावा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ये उसके परिवार, कुल और जाति से जुड़ा था। वो दूसरों को इसके बारे में नहीं बता सकती थी। ज्वाला भी शरारती थी, लेकिन झूठ बोलना उसे नहीं आता था। वो इसे हल्के से दबाना चाहती थी, लेकिन ये देखकर कि आदर्श फिर से पूछना चाहता है, ज्वाला को गुस्सा आ गया और उसने उसे घूर कर देखा। वो झल्लाकर बोली, ये सब बकवास कहां से लाते हो? यहीं रहो। आदर्श का गला रुंध गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ज्वाला, जो कुछ पल पहले तक बुदबुदा रही थी, अचानक अपना रवैया 180 डिग्री बदल लेगी। लेट जाओ, ज्वाला ने घृणा भरी नजर से कहा और एक पत्थर की मेज की ओर इशारा किया। मेज की लंबाई लगभग 1 फुट थी और ये देखकर आदर्श थोड़ा अवाक रह गया। वो इतनी छोटी थी, बमुश्किल बैठने लायक, तो वो उस पर कैसे लेट सकता था? समय नहीं है, जल्दी करो, ज्वाला ने उससे आग्रह किया। आदर्श के पास पत्थर की मेज पर लेटने के अलावा कोई चारा नहीं था। आदर्श की लंबाई एक वयस्क जितनी थी, इसलिए उसके लिए इतनी छोटी पत्थर की मेज पर लेटना एक कलाबाजी थी। अगर वो सावधान न रहे तो गिर भी सकता था। जब ज्वाला ने आदर्श की हास्यास्पद हालत देखी तो उसके मुंह के कोने ऊपर की ओर उठ गए। वो सचमुच आदर्श को चिढ़ाने के लिए इस मौके का फायदा उठाना चाहती थी, लेकिन समय की कमी के कारण उसने ये विचार छोड़ दिया। वो अपनी जाति की रहस्यमयी तकनीक का इस्तेमाल करने ही वाली थी कि तभी उसे अवशेषों का ख्याल आया। इसलिए उसने अपनी अंतर अंगूठी से एक उजाड़ अस्थि अवशेष निकाला और आदर्श पर फेंका। ये विशेष औषधि है, इसे खा लो। खास दवा? ये है। आदर्श उस अवशेष को घूर रहा था जो उसके हाथ में चीनी की गोली जैसा लग रहा था। वो अवाक रह गया। तुम्हें लगता है कि ये भाई बच्चा है? अब वो एक वीरान स्वर्ग का स्वामी था और उसे आसानी से मूर्ख नहीं बनाया जा सकता था। क्या ये कोई साधारण अवशेष नहीं था जो सड़कों पर कहीं भी मिल सकता था? क्या ये चीज उसकी सहनशक्ति को जल्दी वापस ला सकती है? क्या ये मजाक नहीं था?